हम बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक बार बार ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसा कोई व्लॉग बनाते हैं तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि शायद ये गैर ज़रूरी मौजू है या इसके ऊपर इतनी हसासियत नहीं है जैसा कि आप बयान कर रहे हैं। आप जो कि नेशनल मीडिया के अंदर इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात नहीं की जा रही, लेकिन हालिया जो विजिट हुआ था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी बलूचिस्तान में, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। वो फैसले मैंने आपके सामने रखने हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि एग्जैक्टली बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। और ये बात मैं आज जो रिपोर्टिंग आपके सामने रखूँगा, ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, अपना कोई तज्जिया पेश नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि नेशनल मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, तो इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, एग्जैक्टली बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या बन चुकी है, ये तमाम तर वो तफसीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 जून 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले बीबीसी उर्दू क्या रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जाकर ये तमाम तर चीज़ों को कवर किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उठाए गए इक़दामात का भी जिक्र किया गया है, और इसमें जो बलूचिस्तान की अपोजिशन है वो क्या कुछ कहते हैं, और जो ताजिर कम्युनिटी है जो तमाम तर सूरत हाल को फेस कर रही है वो क्या कह रही है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये नुमाइंदे हैं मोहम्मद कासिम बीबीसी के, इन्होंने पूरी खबर को रिपोर्ट किया है, कंपाइल किया है, जो पढ़कर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि मुसल्लह अफराद ने रोकने के बाद कहा कि हमें मादनियात की तरसील करने वाले ड्राइवर्स को जान से मारने का हुक्म भी है, लेकिन शुक्र करें कि हम आपको छोड़ रहे हैं और सिर्फ गाड़ियों को जला रहे हैं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर अब्दुल समद मरी उन 5 लोगों में शामिल थे जिनके ट्रक्स को ईद उल अजहा से चंद रोज़ कबल ज़िला मसूम के इलाके आबाद में जला दिया गया था। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि हमने मुसल्लह अफराद की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी और हमने चंद ही लम्हों में अपनी गाड़ी को आग में जलता देखा। मई के महीने के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान जिला मसूम, चागी और नौशकई में मुतादिर ट्रक्स को जलाने की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल करते हुए ट्रांसपोर्टर्स को यह तंबीह की थी कि वह बलूचिस्तान से मादनियात की ट्रांसपोर्ट न करें। इन वाकयात के बाद गुड्स ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के सदर हाजी नूर मोहम्मद शाहवानी ने कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि शाहराहें महफूज न होने से हमारे मुतादिर ट्रक्स को हमला करके शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बायस हमने मजबूरन मादनियात न उठाने का फैसला किया। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में मादनी शोबे में सरमायाकारी करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी इक़दामात का फैसला किया गया, जिसके तहत फ्रंटियर कोर मगरबी के नाम से FC का एक नया हेडक्वार्टर कायम किया गया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इससे बलूचिस्तान में मादनियात के शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राहदारी भी कायम होगी। इससे मुताल्लिक़ जो तफसीलात है मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा, लेकिन किन किन मकामात के ऊपर ज़्यादा हमले हो रहे हैं इससे मुताल्लिक़ हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन मैं दोबारा आपके सामने उन इलाकों का जिक्र करता हूँ। अभी ये खबर ख़त्म नहीं हुई, आगे बहुत सी अजीब व गरीब किस्म की या तशवीशनाक किस्म की मालूमात बाकी हैं। इन हमलों के बाद कोयटा तफ्तान शाहराह, जिस पर कीमती मादनियात की ट्रांसपोर्टेशन होती है, की सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो चीज़ है, बाज़ जो सियासी मुबस्सरीन हैं और तज्ज़ियाकारों का इस खबर के मुताबिक क्या कहना है, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में मादनियात ले जाने वाले ट्रक्स और मादनी मनसूबों पर हमलों में इजाफा सिर्फ सिक्योरिटी मसला नहीं, बल्कि इसके पीछे सियासी और माशी मुहर्रिकात भी मौजूद हैं। लेकिन इन हमलों से हकीकत में नुकसान किसको हो रहा है? हुकूमत मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद क्या इक़दामात कर रही है, और तज्ज़ियाकारों की इन हमलों के बारे में क्या राय है, इसका तज़किरा बाद में, मगर पहले उन हमलों पर बात करते हैं और जायजा लेते हैं कि इनमें कितना इजाफा हुआ है। गाड़ियों को जलाने के साथ साथ हमें ड्राइवर्स को भी कत्ल करने का हुक्म है, ये हेडिंग है। अब्दुल समद मरी ने बताया कि उनका ईरानी कोयले से लदा 5 ट्रक्स का काफिला था जो जिला चागी के सरहदी शहर तफ्तान से कोयटा की जानिब आ रहा था। जब हम जिला मसूम के इलाके आबाद पहुंचे तो वहां मुसल्लह अफराद की एक बड़ी तादाद को देखा जिन्होंने रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी। उनका कहना था कि जब हम वहां रुके तो मुसल्लह अफराद ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि हमने ये मादनियात लोड क्यों की हैं। हमने उनसे दरख्वास्त की कि यह हमारा रोजगार और मजबूरी है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और गाड़ियों को नजर आतिश करना शुरू कर दिया। अब यहां पर आपने ये बात गौर की है
कि कलअदम BLA क्या बयानिया बनाती है कि बलूचिस्तान के वसाइल को लूट कर कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है और बलूचिस्तान के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ये जो ड्राइवर है जो अपनी कहानी BBC उर्दू के नुमाइंदे को बता रहा है, ये क्या कह रहा है कि हम तो ईरान से कोयला लेकर आए थे और हमने आगे जाना था, हमारा ये रोज़गार है, लेकिन जो ईरान से आने वाला कोयला था उस ट्रक्स को भी, उन चीज़ों को भी जला दिया गया। तो इससे आपको इनके आज़ाइम पता चल जाते हैं कि ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वार कर रहे हैं। आगे चलिए खबर क्या कहती है। हमने उनसे दरख्वास्त की कि ये हमारा रोज़गार और मजबूरी है, लेकिन उन्होंने हमारी ये बात नहीं सुनी। वो बताते हैं कि हमने उनकी मिन्नत समाजत की कि वो गाड़ियों को ना जलाएं, तो उनमें से एक ने कहा कि हमें तो ये हुक्म है कि मादनियात की तरसील करने वाले गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी जान से मार दो, लेकिन हम आपको छोड़ रहे हैं और सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्होंने 5 गाड़ियों को आग लगाई और हमने उनको अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा। उनका कहना था कि इन 5 गाड़ियों में से 2 10 व्हीलर ट्रक्स में एक मेरा भी था, जबकि एक मेरे चचाजाद भाई का था। अब्दुल समद मरी के मुताबिक उन्होंने अपने ट्रक 2 करोड़ 56 लाख रुपए में किस्तों पर लिए थे। अभी बहुत सारी किस्तों की अदायगी भी बाकी है, लेकिन अब वो गाड़ी ही नहीं रही। अब परेशान है कि घर कैसे चलाएं और गाड़ियों की किस्तें कहां से दें। उनका कहना था कि हम एक अजियतनाक सूरत-ए-हाल से दो चार कर दिए गए हैं। ज़मीन सख्त है, उसके अंदर नहीं जा सकते, जबकि आसमान बहुत दूर है। अब हैरान है कि हम कहां जाएं और क्या करें। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि उन 5 ट्रक में जो कोयला था उसकी मंजिल डेरा गाजी खान था। अब्दुल समद मरी ने बताया कि हमने मुसल्लह अफराद को कोयले की चीज़ें भी दिखाई और बताया कि यह ईरानी कोयला है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं माना और गाड़ियों को जला दिया, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने भी किया। हालिया दिनों में जिन शाहराहों पर मादनियात से भरी गाड़ियों पर हमलों के ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए, उनमें कोयटा तफ्तान और कोयटा कराची शाहरा भी शामिल है। खारान के रास्ते चागी और कराची के दरमियान शाहरा पर भी ऐसी गाड़ियों पर हमलों के वाक़यात रिपोर्ट होने के अलावा जिला चागी में एक मादनी कंपनी के लिए तेल ले जाने वाले टैंकर्स को भी हमलों का निशाना बनाया गया। जिला ज़ियारत में सरकारी हुकाम के मुताबिक हरनाई से पंजाब कोयला ले जाने वाले ट्रक्स को भी नामालूम मुसल्लह अफराद ने नजर आतिश किया। हालिया वाक़यात से कबल भी कल्लात और खुज़दार के अलावा बाज़ शुमाली मशरक़ी अज़ला में मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर हमलों की जिम्मेदारी कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम BLA की जानिब से कबूल की जाती है। एक हफ्ते में 18 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये BBC अपनी खबर में बता रहा है। मई के शुरू से तीसरे हफ्ते तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कलअदम अस्करियत तंजीमों की शिद्दत पसंदों की जानिब से शाहराहों की नाकाबंदी के दौरान मुतादिद ट्रक्स और ऑयल टैंकर्स को नजर आतिश किया गया। बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के मुताबिक मसूं, खारान और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में नामालूम मुसल्लह अफराद ने शाहराहों पर नाकाबंदियों के दौरान मादनियात से लोड मुतादिद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। एसोसिएशन के सरबराह नूर मोहम्मद शाहवानी ने बताया कि एक हफ्ते के दौरान 12 ट्रक्स पर हमले किए गए, जिनमें से 8 बिल्कुल नाकारा बना दिए गए। सिर्फ उन गाड़ियों की मद में ट्रांसपोर्टर्स का 18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने आइंदा से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मादनियात लोड न करने का फैसला किया, क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जहां बलूचिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की एक तंजीम ने बतौर एहतजाज मादनियात न उठाने का ऐलान किया है, वहां दूसरी तंजीम आल बलूचिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ न मिलने की सूरत में वो गैर महफूज इलाकों में अपनी ट्रांसपोर्ट को नहीं चलाएंगे। इस एसोसिएशन के सरबराह नूर अहमद काकड़ ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो जुल्म होता है, हुकूमत उसके नुकसानात का मुनसिफाना तौर पर अजाला नहीं कर रही है। कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 2012 में ट्रांसपोर्टर्स ने जब एहतजाज किया तो उस वक्त की हुकूमत ने ऐसे वाक़यात में नुकसान की सूरत में 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि जहां ये मुआवजा इंतहाई कम है, वहीं ये इंतहाई मुश्किल भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के सुप्रीम काउंसिल के वाइस चेयरमैन बशीर हलीमी ने बताया कि जो गाड़ियां जलाएगी उनमें से बास की कीमत 4 करोड़ रुपए तक है और उसके मुकाबले में 10 लाख रुपए के मुआवजे की क्या हैसियत है। इस रकम में तो एक बड़ी गाड़ी के टायर मुश्किल से आते हैं। ये खबर मैं आपके सामने पढ़कर मिनवन इसलिए रख रहा हूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को आप एग्जैक्टली समझ सकें कि वहां पर चल क्या रहा है और किस तरह एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत रियासत पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की मईशत के ऊपर वार किए जा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा हो। नूर अहमद काकड़ ने कहा कि ज़राअत के बाद ट्रांसपोर्ट का शुबा बलूचिस्तान में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है और अगर ट्रांसपोर्टर ने बलूचिस्तान में अपनी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी तो उससे बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा होगा। आपको याद है कि अभी ये जो हालिया बजट आया है, इसमें जो इक़्तिसादी सर्वे भी रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा गुर्बत
जिस सूबे के अंदर है वो बलूचिस्तान का है, क्योंकि वहाँ पर ज़राअत के बाद जिस शोबे के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है वहाँ ट्रांसपोर्टर का है। और ट्रांसपोर्टर की सूरत हाल मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। बलूचिस्तान गुड्स ट्रक और ऑनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इतलात रोजी खान मंदोखेल का कहना है कि ट्रांसपोर्टर को जो नुकसान हो रहा है, हुकूमत को चाहिए कि वो इनका मुनासिब तौर के ऊपर अजाला करे। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया कि जिसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है वो उसकी तफसील एसोसिएशन के पास जमा करवाएं। उनका कहना था कि हम नुकसानात की तफसील गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान को देंगे और फिर देखते हैं कि वो किस हद तक नुकसानात का अजाला कर सकें। रोजी खान मंदोखेल ने कहा कि अभी तक तो ट्रक मालिकान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ताहम ट्रांसपोर्टर्स ने कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से बात करनी है कि आइंदा मादनियात से लोड गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की सूरत में आया गाड़ी का नुकसान माल का मालिक देगा या फिर कोई और देगा। बलूचिस्तान में मादनियात के किसी मंसूबे या उससे लोड ट्रक्स पर हमलों का रुझान नया नहीं है, बल्कि साबिक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हालात की खराबी के बाद से ही मादनी मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज और उनके कारकुनों पर हमले होते रहे हैं। ताहम 2024 से जब कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंदों ने अहम शाहराहों पर नाकाबंदी का सिलसिला शुरू किया तो इस दौरान इन ट्रक्स को ज्यादा हमलों का निशाना बनाया गया जिनके ऊपर मादनियात लोड हुआ करती थी। माजी में ये हमले ज्यादातर कल्लात और मसूम के अजला में होते रहे, जबकि दकी और हनलाई के अजला में कोयला ले जाने वाले टैक्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। ताहम गुज़िश्ता चंद अरसे से खारान, चागी और नौशकी में भी ऐसे हमले हुए। इनमें चागी से कराची या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के लिए मादनियात की ट्रांसपोर्टेशन होती है। चागी से कराची तक बरासा कल्लात फासला अंदाजन 1350 किलोमीटर के लगभग है, जबकि खारान और खुजार के रास्ते चागी और कराची के दरमियान फासला इसके मुकाबले में कम बताया जाता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मादनियात निकाली जा रही हैं, ताहम सबसे ज्यादा मादनियात चागी से निकाली जा रही हैं। इसके अलावा कल्ला सैफुल्ला से क्रोमाइट जिला लसबेला से भी मादनियात जो हैं वो निकाली जा रही हैं। इन अजला के अलावा कोयटा, कच्ची, हरनाई और दुक्की से बड़े पैमाने पर भी कोयला निकाला जा रहा है। बलूचिस्तान के किसी और जिला के मुकाबले में जिला चागी सबसे ज्यादा मादनियात यहाँ पर दरियाफ्त होती हैं। मादनियात की बहुतात की वजह से माहिरीन अर्जियात जिला चागी को मिनरल म्यूजियम करार देते हैं। चागी के हेडक्वार्टर दलबदीन से ताल्लुक रखने वाले बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अली रज़ा रिंद ने बताया कि किसी और इलाके के मुकाबले में ज़िला चागी में मादनियात के मनसूबे बहुत ज़्यादा है, जिनमें गैर मुल्की मनसूबे भी शामिल हैं। अच्छा, इसको हम हज़फ करते हैं, आगे चलते हैं कि बलूचिस्तान से मादनियात को कहाँ ले जाया जाता है। मादनियात को खाम माल की शक्ल में बलूचिस्तान से बाहर ले जाया जाता है। यहाँ इनको प्रोसेस करने और इनसे दीगर अशा बनाने के प्लांट और कारखाने नहीं हैं। अली रज़ा रिंद ने बताया कि चागी में कोई ऐसा कारखाना नहीं जहाँ खाम माल को प्रोसेस किया जा सके, इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर कराची ले जाता है, जिसकी वजह से मकामी सतह पर उनका माशी लिहाज से कोई खास असर नहीं नजर आता। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, वहाँ के मकामी लोगों के मसाइल को, उनको रोज़गार देने के हवाले से रियासत को इन चीज़ों को भी एड्रेस करना है कि जो आप खाम माल कराची ले जाते हैं या किसी और सूबे में ले जाते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाएं जहाँ पर इन चीज़ों को प्रोसेस किया जा सके और उन फैक्ट्रियों के अंदर मकामी लोगों को रोज़गार के मौके दिए जाने चाहिए कि वो उन फैक्ट्री के अंदर करें, ताकि उन्हें अपने ही सूबों के अंदर, अपने ही घरों की दहलीज के आगे जो है वो रोज़गार मुयसर आ सके, ना कि उसको कराची में या किसी और सूबे में ले जाया जा सके। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो कलदम तंजीमें हैं ये अपना बयानिया बनाने में इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हकीकत नहीं है। ये कोई बलूचिस्तान की आवाम के हकूक़ की लड़ाई ये तंजीमें नहीं लड़ रही हैं, बल्कि इनके अपने मफादात है, बैरूनी एजेंटों के, बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं। बहरहाल ये जो मकामी सहाफ़ी की तरफ से नुक्ता उठाया गया, ये बड़ा एक अहम है जो इस खबर के अंदर था, मैंने आपके सामने रखा। अब बलूचिस्तान में मादनियात के मंसूबे किसके पास हैं? बलूचिस्तान में इस वक्त मादनियात के जो मंसूबे चल रहे हैं वो ज़्यादातर निजी कंपनीज और मालिकान के पास हैं। ताहम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर मजदूर रहनुमा और पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लाला सुल्तान ने बताया कि इस वक्त जो मादनियात के एग्जैक्टली जो मंसूबे हैं इनके अंदर गैर मुल्की जो कंपनीज हैं वो भी शामिल हैं। बाज़ मकामी लोगों को मिल जाता है, वो फिर आउटसोर्स इसको जो है वो कर देते हैं। ट्रक्स और निजी मादनी मंसूबों पर हमलों को सिर्फ सिक्योरिटी मसला समझना काफ़ी नहीं होगा, ये नुक्ता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब बलूचिस्तान में कौम परस्त हल्कों को यहाँ से निकाले जाने वाली मादनियात के इस्तेमाल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और उनका यह कहना है कि उनसे बलूचिस्तान के लोगों को खातिर खा फ़ायदा नहीं मिल रहा, जिसका जिक्र मैंने ऊपर कहा कि ऐसी चीज़ों को बयानिया बनाया जाता है। अब इसमें जो साबिक सेनेटर भी रहे नवाबजादा लश्कर रईसानी उन सियासी रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने नए कानून को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया। एक सवाल पर उनका कहना था कि इस बात का जवाब रियासत को देना चाहिए कि मादनियात के मनसूबों और उनको ले जाने वाली गाड़ियों पर हमले क्यों हो रहे हैं, और अगर बलूचिस्तान से मादनियात निकाले जा रहे हैं तो फिर उन्हें किसी और सूबे में क्यों लेकर जाया जा रहा है। अब इस हवाले से जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعات ایسے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کالعدم BLA جیسی تنظیموں کو بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ مقامی لوگوں کے روزگار کے اوپر جو ہے یہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور بلوچستان کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے دانشور رفیع اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں معدنیات لے جانے والے ٹرکس اور نجی معدنی منصوبوں پر حملوں میں اضافے کو محض سیکیورٹی مسئلہ سمجھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے گہرے سیاسی اور معاشی محرکات کار فرما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ قوم پرست اور عسکر پسند تنظیمیں دونوں عموماً ان منصوبوں کو وسائل کے استحصال اور مقامی آبادی کی محرومی کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاریخی طور پر بلوچستان کے معدنی وسائل سے حاصل ہونے والے فوائد مقامی لوگوں تک نہیں پہنچے اور اب بھی جس طریقے سے ان قدرتی وسائل کو نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس میں مقامی آبادی کو فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ رفیع اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ قوم پرستوں اور عسکر پسندوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو دیے جانے والے تحفظ کے نام پر مقامی آبادی کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگیں گی، چیک پوسٹیں بڑھیں گی اور مقامی افراد کے خلاف طاقت کا استعمال بڑھے گا۔ بہرحال یہ ان کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ویلاگ کا جو آخری حصہ ہے جس کے اندر وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی بلوچستان کا دورہ کیا تھا، یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایران امریکہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے 1 سے 2 دن کے اندر بیک ٹو بیک 2 سے 3 وزٹ بھی کیے تھے تہران کے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب یہ ایک اہم جو وزٹ ہے یہ ہوا تھا۔ اب اس وزٹ کے اندر چونکہ نیشنل میڈیا کے اندر ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بر وقت نہیں آ سکی یا انتہائی کم جو انفارمیشن تھی وہ تھی، لیکن BBC اس کو کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جب یہ وزٹ ہوا تھا تو اس کے اندر کیا فیصلے لیے گئے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حالیہ دورہ کوئٹہ کے موقع پر ان کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی بلوچستان کے اضلاع میں معدنیات کے شعبے کے تحفظ کے لیے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس اجلاس میں فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس امر سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ مزید یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی راہداری میں فرنٹیئر کورٹ کے اضافی ونگز، شاہراہوں پر سیکیورٹی، چیک پوسٹیں، سرویلنس گرڈ، سرحدوں پر پوسٹیں وغیرہ شامل ہوں گے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں محفوظ ماحول فراہم کرنا معدنیات سے منسلک منصوبوں پر کام کرنے والے مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ بابر یوسف زئی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کوریڈور قائم کر کے حکومت چاہتی ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، خواہ وہ ٹرانسپورٹرز ہوں یا بزنس مین ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مزید سہولیات دینے اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ FC مغربی کے نام سے رخشان ڈویژن میں ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ رخشان ڈویژن اور مکران ڈویژن رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے علاقوں پر مشتمل ہے، جن کے لیے FC ساؤتھ کا ہیڈ کوارٹر ضلع کیچ کے تربت میں تھا جو کہ چاغی اور رخشان ڈویژن کے دیگر علاقوں سے بہت دور ہے۔ جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ بڑے پیمانے کے اوپر اب یہ چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں، نہ صرف سڑکوں کے اوپر بلکہ اب پہاڑوں کے اوپر بھی ایسے جو حفاظتی اقدامات ہیں چیک پوسٹوں کے حوالے سے پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اور جن جن رستوں سے معدنیات لوڈ ہوتی ہیں یا جن جگہوں کے اوپر جانا ہے یا جن شاہراہوں کے اوپر یہ حملے کیے جاتے ہیں ان جگہوں کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ملک بھر میں جو سب سے بڑے پیمانے کے اوپر چیک پوسٹیں یا ان کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے تو وہ بلوچستان کے اندر بڑھایا جا رہا ہے اور یہی وہ فیصلہ ہے جو کہ وزیراعظم پاکستان نے فیلڈ مارشل کی طرف سے لیا گیا اور اس میں بلوچستان کی جہاں پر تحفظ کے اوپر ترقی کے اوپر جو بجٹ لگنا ہے ایک اندازے کے مطابق یا اس خبر کے مطابق کہ پہلے سیکیورٹی کی مد میں صرف سیکیورٹی کی مد میں بلوچستان کو 30 ارب روپے ملا کرتے تھے، اب اس بجٹ کے اندر 100 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور یہ ترقیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ صرف سیکیورٹی کی بات میں 100 ارب روپے جو بجٹ ہے یہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ جب آپ چیک پوسٹیں بڑھاتے ہیں، سیکیورٹی کے اقدامات کو بڑھاتے ہیں تو اس کے اندر وسائل بھی لگتے ہیں جس کا ذکر ہمیں یہ بھی مل رہا ہے۔ تو بلوچستان کی صورتحال ہم نے آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھی ہے جو ضروری ہے پاکستان کے دیگر مرکز کے علاقوں میں رہنے والے عام شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں بلوچی بھائی وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، بلوچستان کی ذکری صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے بلوچستان کے مقامی تاجروں کی معیشت کے اوپر وار کیا جا رہا ہے اور اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار کیا جا سکے کیونکہ بلوچستان کی معیشت سے ہی پاکستان کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی